क्वेश्चन नंबर 561 और क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ स्टील्स गोज अप, अगर स्टील की प्राइसेस बढ़ जाती है, डिमांड फॉर सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिक्रीजेस, तो जो सीमेंट की डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्टील और सीमेंट कैसे गुड्स हैं? तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं एक हिसाब से, सीधी सीधी बात, इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि एक की डिमांड दूसरे की डिमांड पे असर डाल रही है, मतलब एक की प्राइस बढ़ जा रही है तो दूसरी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 562, क्वेश्चन है हमारा, फिर से रेफर वाला आ गया। डैश refers to the tabular form of quantity demanded of a particular product during a given period of time। इनमें से कौन सा रेफर करता है एक टैबुलर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन डिमांड स्केड्यूल, तीसरा ऑप्शन डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन मार्केट डिमांड। तो क्योंकि यहां इन्होंने साफ साफ बोल दिया टैबुलर फॉर्म, तो टैबुलर फॉर्म इज स्केड्यूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 563 और क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कब प्राइस और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज करेगी? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, दूसरा ऑप्शन है व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, तीसरा ऑप्शन है व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट और चौथा ऑप्शन है व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, व्हेन डू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कब डिक्रीज करेगा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट? व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सप्लाई में क्या होता है, आप एज अ सप्लायर देखते हैं कोई चीज, जब प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, जब प्राइस कम होगा आप सप्लाई कम कर दोगे। ये डिमांड का एकदम अपोजिट है। डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई में प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस के रिड्यूस होने के साथ डिमांड भी फॉल कर जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 564, क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब बताइए। ठीक है, वे 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मूवमेंट टू अ हायर डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा मूवमेंट टू अ लोअर डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, movement along the same demand curve. Expansion and contraction of demand means movement along the same demand curve. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565, क्वेश्चन है हमारा डिमांड हैज अ रेफरेंस टू। डिमांड का जो रेफरेंस है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड ऑफ कर्व, दूसरा ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस, तीसरा ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम, और चौथा ऑप्शन जो है डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ नन ऑफ द अबव। मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, डिमांड का जो रेफरेंस है वो प्राइस के साथ भी है और उस प्राइस के साथ उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब जिस एक प्राइस था किसी एक गुड का, तो कितने टाइम पीरियड तक वो प्राइस रहा और उस प्राइस पे कितना डिमांड रहा, तो ये चीजें रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566, क्वेश्चन है हमारा डिमांड कर्व वैरीज इनवर्सली विथ प्राइस इन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जहां पे जो डिमांड कर्व है ना वो प्राइस के साथ इनवर्सली वैरीज करता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द टिपिकल सप्लाई कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा द टिपिकल डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन है द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन है द टिपिकल डिमांड स्केड्यूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द टिपिकल डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व वैरीज इनवर्सली विथ प्राइस इन द टिपिकल डिमांड कर्व। डिमांड ये इनवर्सली वैरीज, डिमांड कर रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, प्राइस जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से डिमांड भी फॉल करेगा, तो इनवर्सली इट वैरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 567 और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइजेस व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, हिज डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम राइज होती है, मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है और बाकी सारी चीजें सेम है, तो जो नॉर्मल गुड्स है ना उसके लिए उसका डिमांड क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइसेस, दूसरा ऑप्शन फॉल्स, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राइजेस। व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइजेस or increases while everything else remains the same, his demand for a normal good rises। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 568। क्वेश्चन है हमारा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। सारी चीजें इक्वल है तो जो डिक्रीज इन डिमांड है ना इज कॉज्ड बाय व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन है फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन है राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 569। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड फॉल, अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है, मोर ऑफ इट इज परचेज बिकॉज ऑफ। अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है और उसके बाद वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है द इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है आइदर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और द इनकम इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर एक नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस या तो सेम है या तो इंक्रीज कर रही है, तो यहां पे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 570। क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द रिजल्ट ऑफ। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो डिमांड है वो किसका रिजल्ट है। ठीक है, चेंज इन प्राइस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, तीसरा ऑप्शन चेंज इन टेस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 571। क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ मटन सडनली शूट्स अप, ceteris paribus the demand for chicken is expected to be। अगर मटन का जो प्राइस है वो सडनली शूट अप हो गया, बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया, तो ceteris paribus के हिसाब से मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, दिस इज ceteris paribus। तो जो चिकन का जो डिमांड होगा वो क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मूव राइटवर्ड अलोंग विद द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड और चौथा ऑप्शन डिक्रीजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीजेस। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड सडनली शूट्स अप, ceteris paribus the demand for its substitute will also increase। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 572 और क्वेश्चन है, if the quantity demanded of a commodity is plotted against the price of a substitute goods, ceteris paribus the curve is expected to be। we have 4 options। पहला ऑप्शन है वर्टिकल, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और चौथा ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पॉजिटिवली स्लोप्ड। कैसे, जरा देखते हैं। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक कमोडिटी का
उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, बाकी चीजें सेम है, तो इसका जो कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, डिमांड बढ़ जाएगी एक हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 573 और क्वेश्चन है हमारा द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बताइए। दे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व बट रेयरली टू द मार्केट डिमांड कर्व। दूसरा ऑप्शन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। तीसरा ऑप्शन रिजल्ट ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। और चौथा ऑप्शन जेन्युइन एंड रियल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन यही है कि इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व बट रेयरली टू द मार्केट डिमांड कर्व। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर ज्यादातर फोकस करता है, रेयरली मार्केट डिमांड के ऊपर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 574 क्वेश्चन है हमारा चेंज इन डिमांड रेफर्स टू। आपको बताना है चेंज इन डिमांड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब 4 ऑप्शंस में तो उससे बताइए कि चेंज इन डिमांड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ये जो 4 कर्व्स दिए हुए हैं उस हिसाब से। पहला ऑप्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। दूसरा ऑप्शन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तीसरा ऑप्शन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेंज इन डिमांड रेफर्स टू अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 575 और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंडिकेट्स दैट एज इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, will also fall, will rise or none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राइजेस। अब कैसे जरा देखते हैं। सवाल पूछा गया था अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इंडिकेट्स दैट एन इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी परचेज राइजेस। सही बात है, जब इनकम बढ़ेगी तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उस गुड का डिमांड फॉल कर जाएगा और जब इनकम फॉल करेगा तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उस गुड का डिमांड राइज कर जाएगा। ये इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है। ऑप्शन सी राइजेस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 576 और क्वेश्चन है हमारा इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स दिस मीन्स दैट अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंड्यूस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर 2 गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब वो गुड्स जिनकी मार्केट में जॉइंट डिमांड है, तो एक की जब प्राइस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट दूसरी कमोडिटी पे क्या पड़ता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा नो शिफ्ट इन डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। दूसरा ऑप्शन है हमारा अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। तीसरा ऑप्शन है हमारा एन अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। और चौथा ऑप्शन है a rise in the price of the other commodity। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। If two goods are complements, this means that a rise in the price of one commodity will induce a downward shift in demand for the other commodity। तो दूसरी commodity का जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 577। क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ डिमांड इज द वन विच। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, मतलब क्या खासियत होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कैन बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड। दूसरा ऑप्शन है हैज न्यूमरस एग्जेम्पशंस एंड देयरफॉर नॉट हेल्पफुल। तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड देयरफॉर अनरियलिस्टिक। और चौथा है is of fundamental importance and leads to broad conclusions। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर मैं पूरा स्टेटमेंट रीड करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। द लॉ ऑफ डिमांड इज द वन which is fundamental importance and leads to broad conclusions। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 578। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉज है जिसके वजह से जो मूवमेंट होगा वो डिमांड कर्व के साथ साथ होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, तीसरा ऑप्शन है चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और चौथा ऑप्शन है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो चेंज in the price of the commodity is a cause of a movement along the demand curve. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 579। क्वेश्चन है हमारा, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी। एक टिपिकल डिमांड कर्व में क्या नहीं होता। ठीक है, 3 चीजें होंगी, एक चीज नहीं होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अगर मैं स्टेटमेंट के साथ रीड करूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप एग्जाम के टाइम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे हम पहला ऑप्शन देखेंगे, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा ऑप्शन, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड टू राइट। तीसरा ऑप्शन, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी कॉनकेव फ्रॉम बिलो। अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड टू राइट। देखिए, जो डिमांड कर्व होता है ना, जो भी नॉर्मल डिमांड कर्व हम बनाते हैं, वो लेफ्ट से राइट वर्ड स्लोप करता है, मतलब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ नीचे की ओर आकर के मतलब फ्लो करता है, फॉल करता है। तो वो एक टिपिकल डिमांड कर्व होता है। इन्होंने बोला राइजिंग अपवर्ड टू द राइट। राइजिंग अपवर्ड टू द राइट क्वालिटी होती है सप्लाई कर्व की, ना कि डिमांड कर्व की। ठीक है, तो एक टिपिकल डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक टिपिकल डिमांड कर्व कॉनकेव फ्रॉम बिलो हो सकता है, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो हो सकता है, लेकिन राइजिंग अपवर्ड टू द राइट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड टू द राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 580। क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस अ कंज्यूमर। कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो पड़ता है उसका कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप समझ रहे हैं कि दो गुड्स हैं, या तो हम एक्स यूज कर लें या तो वाई यूज कर लें, दोनों सेम ही है, दोनों से ऑलमोस्ट सेम यूटिलिटी मिलती है हमको। जैसे टी एंड कॉफी की बात की जाती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात होती है। इन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, शिफ्ट अवे फ्रॉम अ कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज फॉलन। दूसरा कह रहे हैं, shift away from the commodity the price of which has risen and in favor of commodity substitute. तीसरा ऑप्शन, shift in favor of a commodity the price of which has risen, और चौथा कह रहे हैं none of these। इस प्रश्न का सही उत्तर है a substitution effect means a consumer shift away from a commodity the price of which has risen and in favor of commodity substitute। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि अगर आप समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है तो आप इस आंसर को रिलेट कर पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि एकदम सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।